तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी द बैटल ऑफ मैराथन की, जिसमें पर्शियन को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसको हार इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि बहुत सी सिटी स्टेट्स जो कि ज़्यादा थी वो कैप्चर नहीं कर सके पर्शियन, लेकिन कुछ फिर भी वो कर गए, जैसे कि थेरविशियंस और मैसेडोन्स। और पर्शियन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, यानी कि उनका मेडिटेरेनियन सी पर भी पूरा कब्जा था और साथ ही एजेंट सी पर भी। अब इस हार के बाद जो डारियस वन था, उसका प्लान था कि वो दोबारा एक कैंपेन लॉन्च करे, लेकिन उसकी जो तबीयत थी वो इतनी खास सही नहीं थी और वो 486 BCE में मर जाता है। अब उसके बाद उसका बेटा ज़र्क्सिस सामने आता है, जो कि कहता है कि मैं अपने बाप का ख्वाब पूरा करूंगा और इस ग्रीक सिटी स्टेट्स को फुली कैप्चर करूंगा। लेकिन उसी वक्त ही 486 BCE में इजिप्ट में रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। अब सर्कसिस उधर बिजी हो जाता है और जो रिवॉल्ट है उसको क्रश करना शुरू कर देता है। अब उसके बाद 481 BCE में वो जंग की तैयारियां शुरू कर देता है कि अब हम चलेंगे ग्रीक्स को कैप्चर करने के लिए। और वो जो मैसेडोन्स और थ्रेशिया था वहाँ पर वो कुछ डिपोज यानी कि एमुनेशन जो आप उस वक्त का कह लें, सॉर्ड्स वगैरह, सामान वगैरह, फूड का वहाँ पर इकट्ठा करना शुरू कर देता है कोस्ट लाइन पे। अब थोड़ा ज़र्क्सिस के बारे में जान लेते हैं। आप देखें कि ज़र्क्सिस की भी पर्शियन एम्पायर में बहुत ज़्यादा रेपुटेशन थी। ज़र्क्सिस को बहुत से लोग मानते थे कि एज अ हीरो कि ये बहुत बड़ा वॉरियर है, क्योंकि उसकी जो अफ्रीका में, एशिया में कैंपेन्स थी उसमें उसने बहुत ज़्यादा करती दिखाई थी, यानी कि प्रोग्रेस दिखाई थी, उसने कुछ करके दिखाया था। एवं ही लोग यकीन कर रहे थे। और उसके बाद वो डारियस वन का बेटा था, लेकिन एक जो वजह थी जिससे ज़्यादा लोग उसे पसंद करते थे वो एक अलहदा वजह थी, वो थी एटोसा, उसकी माँ। वो क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जो उसकी माँ थी वो थी साइरस द ग्रेट की बेटी, यानी दारियस वन की जिससे शादी हुई थी वो एटोसा थी, और वो बेटी थी साइरस द ग्रेट, यानी कि जो बहुत बड़ा किंग था, किंग ऑफ द किंग माना जाता है। और इसलिए थोड़ा ज़र्क्सिस को एक हजीम वॉरियर माना जाता था वहाँ पर पर्शिया में। अब दूसरी तरफ एक जो बहुत ज़्यादा हीरो को ग्लोरीफाई किया जाता है ग्रीक्स की तरफ से, वो था लिनाइडस। लिनाइडस क्या था? वो किंग था स्पार्टा का, और वो एक 60 साल का आदमी था, जो कि हमने मूवी में देखा है। वो आपने देखी होगी 300 मूवी, उसमें तो वो सिर्फ तकरीबन 20-22-30 का दिखाया होगा, लेकिन एक्चुअल में वो 60 का बाबा था। अब जब ज़र्क्सिस कैंपेन लॉन्च करता है ग्रीक्स की तरफ से ऊपर से, यानी कि थ्रेशिया और मैसेडोन की तरफ से आता है, सो उससे पहले वो क्या करते हैं, जो ग्रीक्स होते हैं वो भी आपस में अलायंस साइन करना शुरू कर देते हैं। आएंगी, हम देख रहे हैं कोस्ट लाइन पे हलचल हो रही है थ्रेशिया और मैसेडोन पे, जहाँ पर पर्शियन अटैक करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो वो भी आपस में अलायंस साइन करते हैं, क्योंकि जो स्पार्टा था वो उस वक्त बड़ा अजीम था पूरे ग्रीक्स में, उसको माना जाता था कि ये वॉरियर स्टेट है, इसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा थी। और उसमें क्या बात थी कि वो एक पेलोपोनेशियन लीग्स उन्होंने बनाई हुई थी, अलायंस बनाए हुए थे, जिसमें स्पार्टा एक नुमाया किरदार था। और अब जो एथेंस के साथ मिलकर वो ये जितने भी ग्रीक सिटी स्टेट होते हैं वो उसे एक लीग्स बनाते हैं, हेलेनिक लीग, जिसमें वो मिलकर कहते हैं कि वो अगेंस्ट पर्शियंस एग्रेशन के लड़ेंगे। अब जो पर्शियन है वो भी अपने एक 50 से 60 हज़ार जो सोल्जर्स थे, मतलब वो पूरी इनकी जो इन्फेंट्री और बाकी आर्चर वगैरह को साथ लेकर मार्च करना शुरू कर देता है। अब उनको रोकने के लिए नॉर्थ की तरफ जो होते हैं अलायंस, वो इलेक्ट करते हैं थेसिली को। जो अलायंस होते हैं वो इलेक्ट करते हैं थेसिली को, जो कि एक सिटी स्टेट था, कि आप इनिशियली अटैक करें। और जो थेसली होता है वो अपनी आर्मी लेकर पहुंचते हैं टेम्पी माउंटेन पे, जहाँ पर वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जब वो देखते हैं कि पर्शियन एम्पायर की इतनी बड़ा साइज, मतलब इतने ज़्यादा नंबर्स, सो वो वहाँ पर सरेंडर कर देता है। अब अलाइस सोचते हैं कि यार अब क्या करें, सो वो कहते हैं कि अब हम थर्मापोली के जगह पर रोकेंगे। अब जो स्पार्टन होते हैं वो सिर्फ अपने साथ 300 सिपाही लेकर चलते हैं। अब क्या वो इतना खुद पर गरूर करते थे? नहीं नहीं, गरूर नहीं। वही बात जो बैटल ऑफ मैराथन में हुई थी कि उनका फेस्टिवल चल रहा था, और ये जो उनका फेस्टिवल था इसकी थोड़ी मुझे समझ नहीं आती। यहाँ पर वो जो पर्शियन थे वो अटैक उस वक्त करते थे जब उनका फेस्टिवल हो रहा होता था, या फिर इनका हर महीने ही फेस्टिवल उस वक्त कुदरती आ जाता था, मतलब नेचुरली उसी वक्त होता था जब कोई इतनी बड़ी वार स्टार्ट होने वाली हो। सो जो भी हो, लेकिन जो स्पार्टन थे वो सिर्फ 300 सोल्जर्स भेजते हैं इस अलायंस में। सो जितने भी थे ये सारे अलायंस जो थे, जो मिलिट्री थी, आर्मी थी, ये पहुंच जाती है थर्मापोली में। अब जिन्होंने थर्मापोली क्यों चुना, वो जैसे कहते हैं ना, वो अपने क्लॉजेट भी अपने ऑन वार वाली बुक जो उन्होंने लिखी थी उसमें वो कहते हैं कि पिक योर बैटल ग्राउंड केयरफुली, कि ऐसे अब बैटल ग्राउंड जो होता है ना वो अपनी मर्जी का चुने तो यू कैन विन। सो
ये भी वही कहते हैं कि ये जो बैटल ग्राउंड होता है वो अपनी मर्जी का चुनते हैं कि जिसके लेफ्ट साइड पे माउंटेन है और राइट साइड पे सी, मतलब मैनूवर करना उनको थोड़ा मुश्किल है, आउट फ्लैंक करना। सो ये वही कहते हैं। और इसमें ये 3 गेट माने जाते थे, एक ईस्ट साइड पे और एक वेस्ट साइड पे और एक मिडल में। और मिडल में जो एक चीज़ थी वो थी एक फ्यूशंस वाल। ये जो फ्यूशंस वाल थी ये उस वक्त फ्यूशिया ने तमीर की थी। क्यों? उनको पता था पर्शियन आने वाले हैं? नहीं, इसलिए नहीं। उन्होंने तमीर की थी कि उनको अपने एनिमीज़ के खतरा था जो उस वक्त था थेसलियन। सो उनको थेसलियन से खतरा था, इसलिए उन्होंने वो वाल बनाई थी। लेकिन अब वो पर्शियन को रोकने के लिए भी काम आ रही है, वेल एंड गुड। सो पर्शियन पहुंच जाते हैं ईस्टर्न गेट की साइड पर, और अब वो जब देखते हैं कि ग्रीक्स भी पहुंच चुके हैं, सो वो जल्दी से अटैक नहीं करते हैं। वो पहले अपना मैसेंजर भेजते हैं कि हो सकता है ये भी सरेंडर कर सकें, जैसे कि थेसलियन ने कर दिया था माउंटेन टेम्पी पे। सो उस मैसेंजर भेजते हैं। लेकिन 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 जो लेनाइडस था वो कहता है मोल एंड लैबे, यानी कि नहीं, आओ तो ले जाओ। और लेनाइडस जो था उसको खुद पर इतना एतमाद था, यार नंबर्स चेक करो, मतलब यार कुछ फैक्ट्स भी मैटर करते हैं कि सिर्फ आप यही देखेंगे कि वी आर प्राउड, मतलब नार्सिज्म वाला ट्रेट ही है ना, अपनी मिलिट्री मराबटे का। सो जो भी था वो कहता है कि आओ एंड गेट इट। सो वो कहता है कि मैं लड़ूंगा। अब पर्शियन कहते हैं ठीक है फिर लड़ना है तो आ जाओ। पर्शियन अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जो होता है ना लिनाइडस, वो पहले आगे जो होता है अपनी को स्ट्रक्चर देता है अपनी मिलिट्री को और जाता है। और यहाँ पर वो पहले रिट्रीट करता है, जिसे आमतौर पर फिंड रिट्रीट कहते हैं। अब इसे फिंड रिट्रीट क्यों कहते हैं? बिकॉज आप एनिमी को एलिवेशन में डालते हैं, कि डिसेप्शन में डालते हैं कि आप रिट्रीट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप रिट्रीट नहीं कर रहे होते, आप पलट कर वार करना चाहते हैं। अब ये जो थी ना, ये जो रिट्रीट के बारे में जो फिंड रिट्रीट है, वो जो बुक है उसकी ऑन वार क्लाउज़विट में, क्लाउज़विट की थ्योरी है, उसमें वो कहता है जो रिट्रीट ऐसा होता है ये फ़ायदे में होता है, लेकिन समटाइम क्या होता है जो एनिमीज़ होता है वो डिसेप्शन में भी हो जाता है, वो पीछा नहीं करता, क्योंकि उसको भी हो जाता है कि ये बस वो इसलिए फिंड रिट्रीट कर रहे हैं हमें डिसेप्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि आप एक और फ़ायदा भी उठा सकते हैं, जो कि उठाया भी गया था एक वार में। अब वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कि फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, कि आपको करना है एक्चुअल में रिट्रीट। अब एनिमी को ऐसा डिसेप्शन में डालें कि उसे लगे कि ये फिंड रिट्रीट हो रहा है, लेकिन आप फिंड रिट्रीट कर रहे हैं कि, और वो आपका पीछे ही ना करे, और इसलिए आप केयरफुली अपनी आर्मी को पहुंचा सकें, रिट्रीट कर लें। क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो आर्मी का नुकसान होता है वो रिट्रीट में ही नुकसान होता है। सो चलते हैं टॉपिक की वापस। सो जब वो रिट्रीट करता है तो जो पर्शियन होते हैं वो भी उसका पीछे फॉलो करते हैं, लेकिन वो अपनी फॉर्मेशन तोड़ बैठते हैं। जब वो फॉर्मेशन उनकी टूट जाती है तो ये पलट कर वार करते हैं, और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती है यहाँ पर पर्शियंस की। और उस पहले दिन जो अलाइंस थे वो जीत जाते हैं, पर्शियन हार जाते हैं। अब सेकंड डे स्टार्ट होता है, फिर असॉल्ट स्टार्ट होता है, ये फ्रंटल असॉल्ट हो रहा है। फिर ऐसे ही होता है जो पर्शियंस होते हैं उनकी कैजुअलिटीज़ होती हैं। अब तीसरे दिन जो होता है वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है अपना जर्कसीज, वो कहता है यार ये क्या हो रहा है। वो अपने अब फाइनल मूव खेल देता है, इमोर्टल को उतार देता है। अब इमोर्टल जो होते हैं वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। सो इमोर्टल भी उनको नहीं तोड़ सकते, या जो उनकी तो फ्लैंक्स थे उनको नहीं तोड़ सके कि ताकि इन सफ़ों से निकल कर आगे हमला किया जाए। सो वो भी आ जाते हैं। अब जो जर्कसीज था उसका मतलब जेन फट रहा था, यार पैचो ये हो क्या रहा है। सो अब एंट्री होती है वेस्टर्न पावर के मीर जाफ़र और मीर सादक की, यानी कि जो सबसे बड़ा गद्दार था जी, एफिलियाल्टस। ये जो बंदा होता है ये बता देता है कि भाईजान जरकसीज साहब फ्रंटल असॉल्ट में तो थोड़ा मुश्किल है, आप ऐसा करें कि अपनी मिलिट्री को आउट फ्लैंक करने के लिए ऊपर से भेजें, इन पहाड़ों को क्रॉस करें और क्रॉस करके मैनूवर करें। जर्कसीज कहता है गुड आइडिया। सो वो अपने इमोर्टल्स को भेजता है, लेकिन लिनाइडस भी पागल नहीं था, उसने वहाँ पर रास्ते में बिठाई हुई थी कुछ फोशियंस की आर्मी। अब जो फोशियंस की आर्मी होती है जब वो इमोर्टल्स को देखती है उनके तो वैसे ही पसीने छूट जाते हैं। वो 1000 बंदे थे, वो तो वैसे ही भाग गए फ्यूशंस, और अब वो मैनूवर करने के लिए तैयार। इमोर्टल बढ़ते हैं ईस्टर्न गेट की तरफ, और लिनाइडस को भी खबर पहुंच जाती है जनाब फोशियंस जो हैं वो ईस्टर्न गेट पर, मतलब फोशियंस भाग चुके हैं और इमोर्टल्स ईस्टर्न गेट पर पहुंचने वाले हैं। अब लिनाइडस कहता है कि जीतने का मतलब कोई चांस ही नहीं है। वो अलायंस को कहता है हाँ जी क्या सलाह है, जाना चाहते हो तो चले जाओ,
अगर रहना चाहते हैं तो रह जाओ। जो मेजोरिटी होती है वो चले जाती हैं, जो मिनॉरिटीज़ होती है वो रुक जाती हैं। अब यहाँ पर जो होता है ना, अपने स्पार्टन्स वो रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? उनको बलिदान थोड़ी देना था, मतलब खुद की कुर्बानी देनी थोड़ी थी। वही सुपर स्टेशनरी, वही तोआम परस्ती आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि वो एक जो थी वो क्या कहते हैं, ऑरिकल ऑफ द डेल्फी, उसने कुछ बताया था कि जो स्पार्टन्स हैं उन्होंने मरना तो बैटल ऑफ थर्मापोली में भी है, मतलब थर्मापोली के ग्राउंड में भी। वो कहता है हाँ मरना तो है, क्योंकि जो पर्शियंस हैं वो पकड़ तो हमें लेंगे ही, सो क्यों ना लड़ते लड़ते मरे। सो ये हीरोइज्म को शो करने के लिए वो वहीं पर लड़ते हैं, और जो पर्शियंस होते हैं वो आगे पीछे से आके दरमियान में ऐसा मसल देते हैं उनको, और वो हार जाते हैं, मर जाते हैं, मतलब सारा लेनिडाइड्स भी वहीं पर मर जाता है।